सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो के खंड 2 सामाजिक प्रसंग में आत्म हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं BPCC 107 जो कि है हमारा सोशल साइकोलॉजी का। इसमें अभी हम लोग बढ़ेंगे इकाई यूनिट 3 के ऊपर जो है कि आत्म एवं संबंधित प्रक्रिया। तो इसमें हम लोग को जो जो कवर करना है उसको चलिए जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाला वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था। तो आत्म संप्रत्यय वह धारणा है जिसमें आप आत्म मतलब अपने अंदर के ऊपर हम लोग का ये चैप्टर पूरा है कि आपके अपने अंदर के ऊपर आपको बताएगा। ये हमारे बारे में हमारी समझ को दर्शाता है। पेंसिल ले ले। यह हमारे बारे में हमारी समझ को दर्शाता है। यह इस बात को प्रमाण करता है कि हम अपने विषय में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं के बारे में एक आत्म संप्रत्यय होती है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बहादुर है, वो बहुत अच्छा दिखता है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसा है, वो अमीर है, वो गरीब है। पहचान होती है वो हमारी क्षमताओं, प्रगति, व्यक्तित्व तथा अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं से संबंधित होता है जो हमें यह परिभाषित करने में मदद करता है कि हम कौन है। हम अमीर है, हम ये है, हम इस धर्म से, हम उस धर्म से, हम ऐसे दिखते हैं, हम ये पहनते हैं, हम वो पहनते हैं। ठीक है, तो आत्म संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है? इसके लिए होता है आत्म संप्रत्यय के लिए कुछ प्रकार से समझा जा सकता है जिसके द्वारा कुछ आत्म निर्माण होता है। आत्मदर्पण के अनुसार आत्म छवि एवं अवधारणा का निर्माण इस आधार पर करते हैं कि दूसरे हमारे विषय में क्या सोचता है। अतः हमारी अवधारणा हमारे प्रति दूसरे के प्रतिक्रियाएं एवं हमारी ये सोच कि दूसरे लोग की हमें कैसे देखते हैं कि माध्यम से विकसित होती है। जैसे कि यदि आपका कोई मित्र कहता है कि आप बहुत उदार है, तो आप उसके सामने या जब वो उदारता की बात करेगा तो उसमें आपको अपना व्यक्तित्व को आत्म को रखना पड़ता है सामने, क्योंकि अभी आपको आत्मदर्पण के अनुसार तथा साथ ही ऐसे और भी मौके आए जब लोग आपके पास अपनी समस्या को लेके आए, क्योंकि अब आप एक उदारता में फील्ड में आ गए, मतलब चले गए कि मतलब आपको पता चल गया कि आप एक उदारवाद है, तो दूसरों की मदद करना अब आपकी एक बिहेवियर में शामिल हो जाता है, व्यवहार में शामिल हो जाता है। सामाजिक तुलना सिद्धांत, इसमें सामाजिक तुलना सिद्धांत में होता है कि ये होता है जिसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है कि हमारा आत्म दूसरे के आत्म से कैसा है। मतलब अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपने आप को पिकासो से तुलना करना, या आप एक अभी जैसे कि मैं अभी एक यूट्यूब बना रहा हूँ तो अपने आप से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से, संदीप महसरी से, आशीष चंचलानी से, बड़े बड़े क्रिएटर से तुलना करने लग जाओ कि मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, उस पर ऐसा चल रहा है, और उसमें आत्म को गिरा, फिर अपना मोटिवेशन उसमें गिर जाता है। इसलिए ये तुलना अगर आप करो तो हमेशा उस चीज पे करो कि आप किस समय स्टार्ट किए और क्या आपका रेंज और कितना आप दे रहे हो। उनका समय 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल हो चुका है, तो उनका वो बात अलग है। फिर आ गया ये तो आत्म तुलना सिद्धांत को थोड़ा सा पढ़ देता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वयं की तुलना दूसरों के साथ करने में आत्म अवधारणा का विकास होता है। हम दो आयामों के आधार पर अपनी तुलना और मूल्यांकन दूसरों के साथ करता है: श्रेष्ठता, हीनता, जैसा कि मैं बताया, और समानता और अंतर। हम में क्या समानता है, उनमें क्या अंतर है, हम श्रेष्ठ है, वो हीन है, या हम हीन है, वो श्रेष्ठ है, इसके आधार पर हम तुलना करता है। बुद्धिमत्ता, आकर्षण, रचनात्मक इत्यादि विशेषताएं जिनका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है श्रेष्ठता और हीनता के आयामों के अंतर्गत आती है। ठीक है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान होता है ना, कोई एकदम बोल दे एकदम तो आत्मसम्मान आड़े आ जाता है, ईगो, अरे रुको अभी बताते हैं तुमको। आत्मसम्मान आत्मसम्मान उन निर्णयों और मूल्यांकन में संदर्भित है जिन्हें हम अपनी अवधारणा से बनाते हैं। बना लिए कि भाई अब तो हम बहुत अच्छा जिम गए, ये गए, बाद में सम्मान इतना है कि कोई कुछ बोल दे हमको, एक होता है ना बात, वही बात हो गई। ये आत्म क्षमता, अब कोई आपको अगर ये बता दे कि आप चाय बनाते हो, तब तो अगर आपको 100 चाय का भी मिल जाए तो आप तो एकदम चाय बनाने पर उतारू रहेंगे। या वो क्षमता जिसे आप अपने आत्म द्वारा विकसित कर लेते हो, कोई सब लोग जो काम मना करते हैं उस काम को आप करने के लिए राजी हो जाओ, वो हो जाती है आपकी आत्म क्षमता। क्योंकि हर लोग की बोलते हैं ना, भाई तुम्हारे में इतनी क्षमता नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम बहुत टफ है, ये काम वो कर सकता है, तो उसमें एक आत्म क्षमता विकसित हो जाती है। सामाजिक एवं व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण के संज्ञात्मक एवं प्रेरणादायक आधार, यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 के एक पेपर में आया हुआ है। तो सामाजिक एवं व्यक्तित्व के आधार पर सामाजिक आधार
उन प्रतिक्रियाओं में शामिल करते हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे संशोधित करते हैं तथा चुनते हैं एवं बाद में इसकी जानकारी की व्याख्या करते हैं। किंतु इस सूचना प्रसंस्करण में जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह हमारी भावनाएं द्वारा निभाई गई भूमिका तथा नई जानकारी को बदलने के हमारे कारण जो हमारी आवश्यकताएं, लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इसलिए दूसरों के विषय में एकत्रित जानकारी की सत्यता एवं सटीकता विरूपित हो जाती है। यह जानकारी उस तरह से पाई जाती है कि वह किसी भी आत्मसम्मान की सुरक्षा करती है, जिसके कारण हमारी गुणारोपण प्रक्रिया में प्रभावित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बुनियादी संवेगात्मक अवस्थाएं, प्रयोजन, सटीकता जानकारी एकत्रित करने के लिए हमारा लक्ष्य सामाजिक एवं व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण की इच्छा रहता है। हम गुणारोपण, छवि निर्माण, वर्गीकरण, इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि जो समाज और व्यक्ति में प्रत्यक्षीकरण और संज्ञानात्मक और प्रेरणादायक आधार पर हम लोग किस किस तरीके के आत्म में चीजों को निर्माण करते हैं और अपनी छवि निर्माण एवं प्रबंध पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसके बाद। तो उस प्रकार हम किस किस चीज में अपने आत्म को डेवलप करते हैं और क्या क्या चीजों को हम लोग कैसे कैसे लेते हैं। तो उसमें पहली लाइन में बताया कि प्रक्रियाओं में शामिल करते हैं जिसके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे संशोधित करते हैं, संसाधित करते हैं तथा सुनते हैं के बाद उसकी जानकारी की व्याख्या करते हैं। तो अब हम और ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा पढ़ के कई बार में आप लोग को भी समझ में आएगा। तो हम कहेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टफ वर्ड्स दे दिया है कि एक बहुत थ्योरिकल चीज़ बन गई है, मतलब थ्योरिकल चीज़ बन गई है। तो छवि निर्माण और प्रबंधन। तो दूसरों के छवि निर्माण में 6 सरल एवं सामान्य सिद्धांत है। तो लोग दूसरे के बारे में बहुत जल्दी न्यूनतम जानकारी के आधार पर धारणाएं बना लेते हैं। जैसे कि आप कभी किसी से मिले तो आप उसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें पहले से प्री डेवलप करके जाओगे कि ये चीज़ वो ऐसी कहेगा, वो चीज़ ये ऐसी करेगा, वो थोड़ा कंजूस है, वो थोड़ा ऐसा है, बना लेते हैं और उसके सामान्य सद्गुण को अनुमानित। लोग किसी व्यक्ति के सबसे मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देते हैं और हम लोगों के उन गुणों को नोटिस करते हैं जो एक व्यक्ति में सामान्य की बजाय विशिष्ट अथवा असामान्य बनाते हैं। वो कुछ अच्छे भी हो सकता है, वो कुछ बुरे भी हो सकता है। कुछ गुण जो किसी व्यक्ति को विशेष बनाते हैं, मतलब आप समझ गए, मतलब किसी का अलग तरीके से रिएक्ट करना है या किसी को अलग तरीके से कुछ एक्शन करना है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। लोगों के नेक्स्ट पॉइंट, लोगों के विषय में जानकारी प्राप्ति के प्रसंस्करण और उसके व्यवहार को अलग से व्याख्या करने की बजाय उसके व्यवहार में कुछ सुसंगत अर्थ शामिल किए जाते हैं तथा इस अर्थ को समझने के लिए एक व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ का उपयोग किया जाता है। अब उसके व्यवहार को आप जिस प्रकार बताते हो उसमें आपको कुछ और अर्थ मतलब शब्द को जोड़ा जाता है, तब जाके आप उसके व्यवहार को एक सुसंगत तरीके से समझा पाते हो। हम वर्गीकरण अथवा उत्तेजनाओं के समूहीकरण द्वारा अपनी धारणाओं को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय उनमें एक समूह के सदस्य के रूप में देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सफेद कोट पहने सभी लोग डॉक्टर होते हैं और ब्लैक कोट पहने हुए सभी लोग वकील होते हैं। इस तरीके से लोगों के व्यवहार को समझने के लिए हम संज्ञानात्मक सूचनाओं का उपयोग करते हैं। यदि ये महिला चिकित्सक से मिलते हैं तो हम उनके गुणों को पता लगाने तथा उनके व्यवहार का अर्थ समझने के लिए चिकित्सकों के विषय में हमारी जानकारी का अधिक उपयोग करता है। मतलब वो चिकित्सक वैसा बोला था, उसने वैसा बोला था, और उस वाले के पहले वाले के पास गए थे, उसने ये दवाई लिखी थी। तो हम अपने पुरानी ज्ञानों का प्रयोग करके उससे चिकित्सा के विषय में हमारी जानकारी का अधिक उपयोग करते हैं। तो समझने वाले की अपनी आवश्यकता एवं व्यक्तिगत लक्ष्य दूसरों के विषय में उनके प्रत्यक्ष को प्रभावित करती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारी आवश्यकताएं और लक्ष्य होते हैं वो हमारे प्रत्यक्षण को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, मतलब हमारे आत्म को कहीं ना कहीं। दूसरों के बजाय छवि कभी कभी गलत क्यों होते हैं, दूसरों के बारे में हमारी छवि गलत क्यों होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि इसमें पहला चीज़ होता है अक्सर हम लोगों को बहुत कम स्थितियों में देखता है। जैसे कि अब किसी शादी में मिले या कभी किसी से बहुत कम मिलता है, उसके बारे में पैसे धारणा बना लो कि वो बहुत अच्छा है, वो इस काम में बहुत बेटर है, वो अपना काम बहुत अच्छा से करता है, जबकि आप उसको सच्चाई पता ही ना हो। हम इस बात को महसूस नहीं करते कि हमारी छवियाँ तब गलत होती है जब हम उन्हें सच करते हैं। ऐसा अक्सर आत्मपूर्ति भविष्यवाणियों के मामले में होता है। जब हम मान लीजिए वो चीज़ वैसा है
तो उस चीज़ को हम दोबारा कहीं उसी चीज़ को सर्च करने की कोशिश करें, वो अब ये काम दोबारा से कर ही देगा। वो भले ही मतलब एक शादी में जैसे गए, एक काम करना था वो सब लोग नहीं कर रहे तो एक लड़का कर दिया या कोई कर दिया, तो आप उसके बारे में ऐसा बना लो क्या 2 महीना बाद आप उसको वही काम करने कहीं बाहर से बोलो जिसको आप कम जानते हो तो वो काम कर दे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। क्योंकि हमने एक बार ऐसा चीज देखी तो ये हमने भविष्यवाणी कर दी कि अब ये काम तो ये कर सकता है। तीसरा, हम इस बात का अभ्यास नहीं, हमारी पेंसिल कहाँ गई यार, पेंसिल। तीसरा, हम इस बात का अभ्यास नहीं होता कि हम गलत है। यदि बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति के एक प्रकार के होने में सहमत होता है, भले ही वो सब लोग गलत हो तब भी हम ये सोचते हैं कि हम गलत नहीं है। होता है ऐसा भी कई बार, जैसे क्लास आपको इस एक रूप में समझ ले, लेकिन आप उस रूप में ना हो तो क्लास भी गलत होती है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, क्लास ऐसा पूरी सोची है तो मान ही मारते हम लोग सही है। छवि प्रबंधन, अच्छा दिखने की कला। तो अच्छा दिखने की कला में लंबा चौड़ा कहानी है। पहली बहुत सारी चीजें होती है जो दूसरों के समक्ष अपनी अपील बढ़ाने का प्रयास था। अन्यवर्धन, लक्षित व्यक्ति को तरीके से विभिन्न अच्छा महसूस कराने का प्रयास। आत्मवर्धन अंतर्गत अपनी पोशाक स्टाइल द्वारा भौतिक रूप से बढ़ावा देना। व्यक्तिगत सौंदर्य एवं रंगमंच संबंधित विभिन्न साम, सामग्रियों, उदाहरणतः आंखों का चश्मा का प्रयोग करना जैसी तकनीक आती है। मॉडल बनो यार, मॉडल। इसी तरीके से आत्म प्रस्तुति के सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतर्ज्ञात्मक सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कुली एवं मिंड ने निम्नलिखित सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जो कि है पहला है प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया सिद्धांत। उन्होंने यह बात पे जोर दिया कि किसी भी चीज को प्रभावित करने के लिए या किसी के आत्म में सम्मिलित होने के लिए हम लोग उन्हीं की तरह बन के उनको प्रभावित किया जा सकता है प्रतीकात्मक रूप से। जैसा कि उदाहरणतः इसमें दिया हुआ है कि जब नेहरू और मतलब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो पहले, और इंदिरा गांधी जब कहीं जाती थी तो उसी क्षेत्र के पारंपरिक ड्रेस को पहन के जाती थी और उनके ही उसी समाज में उन्हीं के समाज से कुछ शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे वो लोग अधिक से अधिक जुड़े। तो हम लोग इसको थोड़ा पढ़ते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक बातचीत में भाग लेने वाले दूसरों की भूमिका लेने की कोशिश करते हैं और स्वयं को वैसे ही देखते हैं जैसा दूसरे उन्हें देखते हैं। इस प्रक्रिया में यह जानने में मदद मिलती है कि वे दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं और उनमें सामाजिक व्यवहार को भी निर्देशित करता है ताकि इसका वांछित प्रभाव हो। दूसरों की भूमिका लेने से एक व्यक्ति दूसरों के साथ संवाद करने के लिए सही कपड़े और भाषा के सही पैटर्न को चुन सकता है। मोदी जी भी ऐसा करते हैं, कई बार हम देखे हैं उनको टीवी पे। तो आत्म प्रस्तुति का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत गोल्फमैन ने सामाजिक सहभागिता के एक सैद्धांतिक प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति लाइव कार्य करता है, ध्यान से चुने हुए मौखिक और अमौखिक कृत्यों का एक सेट जो किसी आत्म को व्यक्त करता है। जो कि देखो गोल्फमैन में रंगमंच की दुनिया के लिए व्यवहार की समानताएं तैयार की, मतलब वो ना थोड़ा रंगमंच की दुनिया से इस सिद्धांत की समानताएं देखे और यह बताए कि लोग जो है ना वो लाइव एक तरीके से प्रदर्शन करता है, लोगों के साथ में आत्म प्रस्तुति देता है कि वो किस प्रकार अपना आत्म को अच्छा बना सकता है या बुरे में बुरा बना सकता है। ये चीजें थोड़ी सी संकट में भी डाल सकती है आपके पारिवारिक चीजों को, और इस चीजों को भी ऐसा बताया गया है इसमें कि आप अगर कहीं बुरी जगह खड़े और अपने आप को भी बुरा प्रतीत दिखा रहे तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। तत्कालिक पहचान सिद्धांत, तो तत्कालिक पहचान सिद्धांत एक तरीके का यह सिद्धांत जो है सीएन अलेक्जेंडर द्वारा दिया गया। इसमें अलेक्जेंडर ने यह बताया कि जब हम किसी एक व्यवस्थित स्थिति में होता है या एक परिणाम पर होता है, स्थिति में होता है समझ लो, तो हम लोग अपना तत्कालिक पहचान इस प्रकार वहां ढालते हैं कि सब लोग को यही लगे कि यह व्यक्ति बहुत विद्वान है। जैसे कि उदाहरण के लिए कॉलेज प्रोफेसर जब एक संगोष्ठी में शोध पुस्तक प्रस्तुत करते हैं तो वह उच्च अकादमिक पहचान का लक्ष्य रखता है। व्याख्यान के दौरान कुछ हद तक निश्चित पहचान तथा एक सामाजिक सभा एवं दोस्तों के साथ अनौपचारिक पहचान का लक्ष्य रखते हैं कि लोग उन्हें अच्छा फील करें और अपना वो पहचान इस तरीके से रखते हैं और अपनी पत्र को इस तरीके से पढ़ते हैं कि लोगों को ये लगे कि तत्कालिक पहचान उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत रिसर्च की है। पर
पीछे हो सकता है, हमेशा ऐसा ना हो कि उन्होंने बहुत रिसर्च की हो या किसी और के प्रोफेसर या किसी भी चीज से मदद ली हो, लेकिन वो अपनी पहचान ऐसे रखती है कि लोग उन्हें अच्छा समझे, एक श्रेष्ठ प्रोफेसर समझे। आत्म प्रस्तुति की रणनीतियाँ। तो आत्म प्रस्तुति की 5 प्रमुख सिद्धांतों की पहचान की, जिसमें से विशिष्ट गुण के अनुसार भिन्न होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले होती है चाटुकारिता। चाटुकारिता वो होती है जो हमेशा आपके मुंह पे हमेशा आपकी बड़ाई करे, और हो सकता है आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, मतलब आपसे काम नहीं करवाने के लिए होते हैं ना, मीठी मीठी बातें करे। फिर हो जाता है धमकी, कि खतरनाक व्यक्ति की छवि बनाकर डराने धमकाने वाला शक्ति का प्रयोग, नियंत्रण स्थापित एवं बातचीत करना। धमकी का प्रयोग बहुधा ऐसे रिश्ते में किया जाता है जो गैर स्वैच्छिक होते हैं, जिसमें पलायन आसानी से संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक लुटेरा जो पैसे के लिए गहने न दिए जाने पर से मारने की धमकी देता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, एवं शिक्षक विद्यार्थियों के साथ भी। तो धमकी के आत्म से भी चीजों को हल किया जाता है। आत्म प्रचार। एक लोग होते हैं ना जो अपने प्रचार अपने मुंह से करते फिरते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और है दृष्टांत। यहाँ लक्ष्य उन छवियों को प्रभावित करते हैं जिनमें साबित हो कि वह अन्य लोगों के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता नहीं है। व्यक्ति वहां यह साबित करना चाहता है कि उनमें उनके अंदर दूसरों की तुलना में अधिक ईमानदारी और नैतिक योग्यता है, तथा इसके द्वारा वह लक्ष्य व्यक्ति में दोषी होने की भावना को जगाना चाहता है। वह स्वयं में एक पीड़ित की छवि बनाना चाहता है। हम बहुत पीड़ित है, हम बहुत सही है, हमारे साथ गलत हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, हटाओ सब कुछ, फिर से नई शुरुआत करते हैं। याचना। याचना नहीं होती जो सब देते हैं यहाँ व्यक्ति स्वयं को दुर्बलताओं का प्रचार करता है, करती एवं दूसरों पर निर्भर करता है, करती है। यह तरह सहानुभूति पाना चाहता है। आमतौर पर यह अंतिम उपाय होता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी अन्य रणनीति का प्रयोग करने में असफल होता है, तो ये होता है कि बस बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको मदद करनी है तो करो, वरना मत करो। वो होता नहीं, वही होती है सहानुभूति करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति अपनी असहायता की छवि प्रस्तुत करते हैं और इस बात की उम्मीद रखना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को करते हुए की भावना की प्राप्ति कर सकेगा। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, सर हम क्या करें, भीख मांग रहे हैं क्योंकि हम हाथ नहीं है, बच्चे पालना, ये वो है, हैन तैन कहानी सुनाते लंबी चौड़ी। आत्म में व्यक्तिगत अंतर। प्रश्न में ये दिया गया कि आत्म प्रस्तुति में हुए शोध के माध्यम से यह भी सत्य पाया गया कि लोग उन छवियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो दूसरे उनके बारे में सामाजिक बातचीत के समय बनाते हैं। होता नहीं है कि हम ये बोल दिए कि यार तुम बहुत आलसी हो, तो नहीं, अब दूसरे को प्रभावित किया जाता है, या इससे चाय नहीं बनती, या उससे खाना नहीं बनता, या उससे वो काम नहीं होता, तो उसको प्रभावित करने का काम किया जाता है। और कई बार छवि को इस तरीके से ढाला दिया जाता है कि हम, जब कोई आपको ये बोल दिया जाता है कि नहीं ये बहुत शांत है, तो आप जाकर खुद कई जगह बात की पहल करते हो, जैसे कि अंतर मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनता है, या मित्रता में अलग तरीके की पहचान की जाती है, मिलनसार हो जाता है कोई। तो इस तरीके की पहचान में व्यक्तिगत अंतर आत्म प्रस्तुति की जाती है। आत्म प्रस्तुति एवं मानव प्रकृति। आत्म प्रस्तुति सामाजिक जीवन का एक मूल तथ्य है। मनुष्य अपने आत्म की उन छवियों को प्रभावित करता है जो दूसरों को दिखाने के लिए होती है, लेकिन इन सब में वास्तविक आत्म कहाँ है। जैसा कि पहले से ही ज्ञात है कि हम सबके पास एक आत्म है जिन्हें हम अलग अलग लोगों के समक्ष अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और किंतु ये सभी केवल एक सच्चे आत्म के कई रूप में है, जिनमें से कुछ विशेषताओं का चिन्ह आत्म प्रस्तुति कारण कर रहे हैं और एवं कुछ छोड़ रहे हैं। आत्म प्रस्तुति रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत का एक अभिन्न अंग है। मतलब आप भी करते हो ये काम, इसमें लिखा है अभिन्न अंग है, आप लोग मत करना। तो हमें लगता है कहानी खत्म होने पे आ गई है, यूनिट 4 आ गई है। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऐसी 20 मिनट की होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो कैसे लगी ये बता दें, साउंड, वीडियो क्वालिटी, और कोई चीज़ पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपका है, आप इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट, प्रॉब्लम या कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो गाइस किसी भी तरीके की पर्सनल प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।
तो वीडियो पर लाइक करना और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय।